आईना के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। एक आम इंसान यानी कि एक नॉर्मल जो इंसान होता है, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी न कभी या यूँ भी कह सकते हैं कि अक्सर डिप्रेशन या स्ट्रेस से गुज़रता है। कभी-कभी खाने को जी नहीं करता है, कभी-कभी नींद नहीं आती है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा टेंशन और वरी की वजह से भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और अपनी जो मानसिक संतुलन है, वो खोने लगता है। आजकल की इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में बहुत ऐसे लोग हैं, जो स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं और उन्हें पता नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि इसे कैसे मैनेज करना चाहिए। तो आज आईना में हमारा जो कार्यक्रम है, उसमें आज हम जानना चाहेंगे कि मेंटल इंस्टेबिलिटी और डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या है और इससे जुड़ा जो डिप्रेशन है, कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। आज इस विषय पर बात करेंगे और हम लोगों की सहायता भी करना चाहेंगे, इसके बारे में और जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आज हमारे प्रोग्राम में हम स्वागत करना चाहते हैं अजय आचार्य का और साथ में संजीशनी। आप दोनों का स्वागत है आईना के इस कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत-बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि आप दोनों समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। सिर्फ समय निकाल कर नहीं आए हैं, बल्कि आप लोगों ने जो एक कदम उठाया है, वो बहुत कम लोग ऐसा कदम उठाकर इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं। ख़ास तौर से हम लोग जो भारतीय लोग होते हैं और वो लोग जो मेंटल इंस्टेबिलिटी, ये मानसिक जो संतुलन है, बैलेंस है, वो खो देते हैं। फिर उन्हें ऐसे प्रोग्राम्स में आना उनके लिए इट्स समथिंग टू बी वेरी बोल्ड अबाउट एंड आई थैंक यू सो मच। आई सल्यूट यू टू। तो अजय जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपके बारे में मैंने जानने की कोशिश की है, मुझे पता चला है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। इवन स्कूलों में एज ए स्टूडेंट आप पढ़ाई लिखाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थे, हंड्रेड्स को करते थे। मैं आपसे मुखातिब भी हुई हूँ एंड आई हैव सीन दैट यू वेरी इंटेलिजेंट। तो आप शादी भी हो चुकी है, आपकी बेटी भी है ना? जी हाँ, कितनी बड़ी बेटी है? मेरी 4 साल की बेटी है। क्या नाम है उनका? उसका नाम नेहा एशली आचार्य है। और पत्नी का नाम? पत्नी का नाम शालिनी चंद है। कितने साल हो गए आपकी शादी की? शादी के करीबन 7 साल हो गए। अच्छा। तो आप एक बीमारी जिसे बाइपोला कहते हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ मेंटल इलनेस है, इससे इससे आपको डायग्नोज किया गया था। जी। कब आपको पता चला कि आपको ये बीमारी है? जी, उस समय हम स्कूल पढ़ रहे थे, बहुत छोटे थे। फ़िलहाल तो 1997 की ये बात है। अ, हम जब पढ़ते थे तो हमारे जो स्कूल में जो वहाँ से हमें मेंटल इंस्टीट्यूट भेजा गया था। कि क्या उम्र क्लास 4-5 में रहे होंगे इस जी समय? नहीं, उस टाइम फ़ॉर्म 6 में थे। और फ़ॉर्म 6 में थे आप? जी। पूरी पढ़ाई कर चुके थे, मतलब ना लाइक लास्ट स्टेजेस में पढ़ाई कर रहे थे? फर्स्ट टाइम हमने पिया पढ़ा था, उसके बाद वहाँ से हमें ट्रांसफ़र कर दिया था सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। क्यों, क्या क्या हुआ था आपके साथ कि जब आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया था सेंट चार्ल्स में? अ, ज़्यादातर मैं बहुत जस्ती पढ़ लिया था, यही किया गया था, डॉक्टर ने यही कहा था मुझे। कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। ये और प्रेशर की वजह से आपने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की कि परिवार की तरफ से प्रेशर था कि पढ़ो, पढ़ो, ये कि आपका या खुद का इंटरेस्ट था? ये ज़्यादातर मेरा खुद का इंटरेस्ट था और मैं हमेशा हर वक़्त अपने आप को नंबर 1 समझना चाहता था और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हुँ, हुँ। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं चाहना चाहिए कि आप हमेशा सबसे आगे रहना चाहिए। ठीक है। आपको तो क्या-क्या साइंस था? क्या हुआ था आपको? आप सिर्फ़ पढ़ाई में ध्यान देते थे और कुछ करते नहीं थे मतलब और कि जब आपको बाइपोलर हुआ तो उसके साइंस क्या थे उस समय? किस किस हालत से आप गुज़रते थे? नींद कम आती थी। हुँ। बहुत जस्ती सोच में थे, अकेले रहते थे, किसी से कुछ बात नहीं किसने ये करते। डिस्कवर किया आपको? टीचर्स ने डिस्कवर किया कि परिवार वालों ने? पहले तो हम स्कूल पढ़ते थे तो टीचर जी पहले जानते थे, फिर वहाँ से परिवार को पता चला तब फिर हम अस्पताल में भर्ती हुए। तो अस्पताल में क्या आपके साथ फिर उन्होंने इलाज किया आपको? जी, टीचर्स ने आपको गाइड किया कि आपको साइकेट्रिक हेल्प लेनी है जी। और उसके लिए क्या आपका परिवार तैयार था? क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी समाज में अगर जो सोचते हैं कि अरे किसी को सेंट चार्ल्स जाना पड़ा, तो लोग सोचते हैं बड़ी शर्मनाक बात है। जी, यहाँ पे मेरा परिवार तो बहुत ही सपोर्टिव था जिसके लिए मैं क्या उसका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जी। और जिस तरह से देखा जाए इसी समय परिवार जो है मुख्य कारण होता है जो हमें बचाते हैं, वहाँ जाके हमें मैं समझता हूँ कि जो सेंट जॉर्ज जो ऐसा जगह है वहाँ जाना चाहिए किसी को
और शर्म की बात नहीं है किसी की कि वहाँ जाए और वहाँ से लौट के मदद आए, ले, इट्स मदद ले। इम्पोर्टेंट, मदद इट्स लेना वेरी ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट। हमारे साथ संजेशनी जी भी है। संजेशनी जी, आप हमें हमें आप बताइए कि आप भी एक साइकेट्रिक पेशेंट रह चुकी है, क्या हुआ था आपके पास कि आपको ये मदद लेनी पड़ी? मैं जब 2009 में जब हमार माता के मेरा हुई, उससे पहले से हम लाइक बीमार होए लगा रहा, बट हम नहीं जानता रहा कि हम बीमार होता है। हाँ, अपन माता से शेयर करा कि हमें कौन सी साइंस होए, जी। तब वो जान गई रहा कि हम बीमार होता है। तब वो हमें बोलिस कि जाके सेंट चार्ल्स में दिखाओ, और जी। जाके सेंट चार्ल्स में दिखाओ ना, डॉक्टर लोग से हेल्प मांगो कि उस तुम समय आप बीमार। कितनी बड़ी थी? 2009 में। अच्छा, मतलब कि स्कूल पढ़ रही थी? 2009 हम शादी अच्छा। कर लिया, 2 ओ लड़के बच्चे भी थे उस समय बच्चे भी जब थे। आपको ऐसा हाँ हुआ। फिर आपने कहा कि आपके साथ कोई हादसा हुआ, समथिंग हैपेंड आपकी माँ के साथ। हाँ, माँ के साथ उससे पहले भी हम लोग के घरे जैसे प्रॉब्लम्स होते रहा, फैमिली लोग के प्रॉब्लम्स होते रहा, कोई ट्राई करिस रहा लौटो काम हम फैमिली के हार्म करे के, तो इस सब चीज़ों ने ये सब आपको बहुत अफेक्ट किया, बहुत स्ट्रेस दिया आपको? स्ट्रेस दिया। एंड देन आई वाज गोइंग थ्रू जैसे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी जाता रहा। और फिर 2009 में हम मादा के जब मेडा करिस, वो टाइम भी लाइक ढेर क्वेश्चंस वगैरह कि काहे करिस, कौन सी रीज़न रहा, काहे ऐसे होएगी समूह के संगे, बिकॉज हम कहीं नहीं जाता रहा, खाली पर मादा के घर जाए के सिवा और कहीं जाता नहीं रहा। टाउन वगैरह चल देता रहा, खाली पर मादा के घरे जाता। मस्ट हैव बीन बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन रहा होगा और कि आपका बहुत समवन वेरी क्लोज टू यू। यस आई वाज लाइक, हम जब घरे रहता रहा, जब मॉर्निंग में अपन हस्बैंड के जैसे खाना वगैरह बनाई ना काम पे जाए के लिए, तो हम उसके लगे रोई ना कि हमें हम मादा के लगे छोड़ दो, ऐसे लगे उससे बात कर लेता रहा, दिल हल्का हो जाता रहा, अच्छा और लगता इस है। वजह से आप डिप्रेशन में जाने लगी? हाँ, फिर डॉक्टर लोगों भी बताई कि हम पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया से भी जाता तो है। क्या होता था उस समय आपको? बहुत गुस्सा आता था लड़कन के ऊपर, बहुत मारती थी मैं लड़कन के, सो जाती थी, ऐसे लगे बहुत दिन से हम सोया नहीं। अच्छा, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता था आपको? घर के काम नहीं करत रहा, और खाना पकाई कभी कभी भुलाई जी, हंडी में आगी लग जाता रहा। अच्छा, तेल फिर बात कैसे, किसने आपकी मदद की? हम हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है माँ, अच्छा, बोले कि केस। और फिर उसके बाद में आपका इलाज शुरू हुआ? हाँ, तो अभी अभी आप अजय, आप अभी मेडिकेशन पर हैं? जी हाँ। कितना ज़रूरी है मेडिकेशन लेना? मैं सोचता हूँ मेडिकेशन तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये आमतौर पे जैसे हम देखते हैं कोई का डायबिटीज़ होता है और तरह के जैसे मेडिसिन लेते हैं ना। हाँ, वो लेते हैं, इसी तरह हाँ, हमें भी वही लेना तरह चाहिए। लेना चाहिए। तो संजेश ने ये बताइए, जब आपके परिवार लोगों को, आपके 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 तो पति थे, बच्चे थे, लेकिन बाहर के परिवार लोगों को जब आपकी हालत का पता चला, उनका रिएक्शन कैसा था? उन्होंने सपोर्ट किया या फिर? हमारा सिस्टर सपोर्टिव रहा, हमारा भैया भी सपोर्टिव रहा, बिकॉज हमारा मादा भी एक मेंटल पेशेंट रहा एक टाइम। तो अच्छा, उन्होंने तो support अभी किया। आप क्या करती हैं? कुछ एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वॉल्व हैं? हाँ, पीएसए जाता है, क्रॉप जाता है, लाइक पीएसए साइकेट्रिक सर्वाइवर्स एसोसिएशन, जी। क्रॉप तो कम्युनिटी जल्दी रिकवरी से हम आउटरीच आप प्रोग्राम। जो लोग इस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उन्हें जल्दी से क्या क्या बताना चाहेंगे आप उन्हें? मैं कहता हूँ कि आपको किसी तरह को शर्माना नहीं चाहिए। अगर आप बीमार है इस तरफ का, तो आपको सेंजास जाना चाहिए, वहाँ का मदद डॉक्टर लेना की मदद चाहिए, लेना चाहिए। और आपका जो कम्युनिटी है वो भी आपको इस तरह से मदद करेगा। करें। हाँ, संजेशनी जी, जाके काउंसलिंग वगैरह कराओ ना, बहुत ज़रूरी है। हेल्प अच्छा मांगो जी, जाके, तो इट्स थैंक यू वेरी इम्पोर्टेंट। मच संजेशनी और अजय जी, आप दोनों इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप दोनों की सेहत बड़ी अच्छी है, आप लोगों ने बहुत सही कदम उठाया है। आईना में जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर रायना और जो मैरिज गाइडेंस काउंसलर हैं कैथरीन वर्मा से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या है, इससे जुड़ी और भी बातें, बस थोड़ी देर में। आईना में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बातें कर रहे हैं जो मेंटल हेल्थ है उसको लेकर। जैसे मैंने कहा कि हर रोज़ कोई ना कोई इंसान, आप और मैं, हम सब स्ट्रेस से गुजरते हैं। तो इससे पहले हमने बातें की अजय से और संजेशनी से। हमारे साथ हमारे टेलीफोन लाइन पर कोई हो हैं, चलो इनसे हम बात करते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है आईना के इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी, आप बताएंगे आप कहाँ से बोल रही हैं? और
मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं सुबह से बोल रही हूँ। अच्छा जी। मैं भी एक समय था जब मैं भी क्लासिफाई किया जा सकती थी एक मेंटल पेशेंट की तरह। मैंने 2 हफ्ते सेंट जॉर्ज में भी गुजारे हैं और अब मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ। मेरा लाइफ बहुत ही नॉर्मल है। ये हुआ था लगभग 15-18 बरस पहले की बात मैं बोल रही हूँ। उस समय आप स्टूडेंट थी, काम करती थी? नहीं, मैं नौकरी करती थी और बहुत अच्छी जगह नौकरी करती थी, लेकिन मेरा सिचुएशन जो था वो एक एक्यूमुलेशन था, क्योंकि मैं एक बहुत ही डिसफंक्शनल फैमिली से आती थी। मेरे पिताजी के पास दो बीवियां थी और हम सब एक साथ, सभी बच्चे सब कोई एक साथ एक घर में रहते थे। और मेरे पिताजी मेरी माँ और मेरी दूसरी माँ को बहुत मारते पीटते थे। तो हम ये सब देखते हुए बड़े हुए। तो जब बड़ी हुई तो जितने भी मेल मेरे लाइफ में आए वे सभी लगभग मेरे पिता की तरह ही थे, मुझे भी पीटते थे। तो इट वाज लाइक एन एक्यूमुलेशन। तो ऐसा हुआ कि जैसे जैसे बरस जाते गए तो मैं डिप्रेशन में जाती गई। मतलब कि आपका बचपन जिस तरह से गुजरा, आपकी बचपन आपसे छिन गई। जो प्यार दुलार आप चाहती थी वो तो परिवार में भी नहीं मिला, और जिस रिलेशनशिप में आप गई उसमें जो उम्मीदें थी वो भी आपको नहीं मिला। जी हाँ, a lot of abuse। कैसे आपने हैंडल किया ये इतने कम उम्र में? बहुत अच्छी तरह से नहीं, इसीलिए मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। तो कई बार मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। 2 बार मैं जनोला पी गई और एक बार तो मैं आधा बोतल जनोला पी गई। और वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर अस्पताल पहुंच गई, तो डॉक्टरों ने मुझे बचा लिया। उस समय क्या आपके परिवार के लोग आपके साथ में रहते थे? क्या उन्हें मालूम था कि आप डिप्रेशन से जा रही हैं? जी नहीं, किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि मैं सुबह में अकेले रहती थी। मेरा एक फ्लैट था, तो मैं बहुत ज्यादा पीती भी थी। और जब ऐसा कुछ करने का मन करता था तो कुछ ज्यादा ही पी लेती थी, मतलब कि गम भुलाने के लिए। जी हाँ। तो जब ज्यादा पी लेती थी तो कुछ करने, अब जनोला कोई होशो हवास में तो उठाकर पीता नहीं ना, तो मैं पीकर उठाकर पी लेती थी। तो एक बार अपने आप को फांसी भी लगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ कि मेरी जो लैंडलेडी थी वो उसने मुझे किचन के खिड़की में से देख लिया। तो जैसे मेरा फंदा कसा, वो दौड़कर बाहर आई और उसने और उसके बेटे ने मुझे उठा लिया। तो उसी समय और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं सेंट जॉर्ज में थी। ओह माय गुडनेस। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जब आप इस दौर से गुजर रही थी तो किस चीज़ ने आपको ये प्रॉम्प्ट किया कि चलो आत्महत्या कर लें? या दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आपके आते थे जिसकी वजह से आप ये कदम उठाती थी? जी हाँ, मुझे आवाज़ें सुनाई देती थी। कई बार मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी कि रास्ते के किनारे अगर खड़ी हूँ तो ऐसे लगता था कि जाओ क्रॉस कर लो, उस बस के आगे आ जाओ, मर जाओ। तो मैं वही करती थी। मुझे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती थी, तो इसीलिए मैं वही करती थी जो मेरे दिमाग में चलता था। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपको काउंसलिंग के लिए ले गया और सेंट जॉर्ज ले गया, तो वहाँ से फिर आपका इलाज शुरू हुआ? जी हाँ, वहाँ से मुझे 6 बार इलेक्ट्रिक शॉक्स दिया गया और मैं लगभग एक ज़ोंबी सी हो गई थी। जब मैं अस्पताल से निकली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब कभी ठीक नहीं होंगी। तो मैं बहुत सारे मेडिकेशंस पर थी और हर रोज़ अगर मैं मेडिकेशन नहीं लेती थी तो बहुत बुरा हो जाता था। मैं क्या कहते हैं उसको, सिम्टम्स मेरा और ज़्यादा हो जाता था और अग्रेसिव हो जाता था। हाँ, फिर उससे आप कैसे निकली उसमें से? मेडिकेशन तो था ही, कुछ काउंसलिंग फिर आप को दिया गया? काउंसलिंग तो मुझे मिलता गया, लेकिन मेरा तो एस्केप हुआ था जब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया। जब उसने मुझे बचाया तो वहाँ से मुझे एक फ्रीडम मिला। उसके बाद जब जैसे मैंने उसे जाना, इंस्टेंट नहीं था, बहुत समय लगा, लगभग 1 साल लगा उसमें से निकलते। लेकिन उसका जो प्रेम मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो क्या कम्युनिटी में उस वहाँ के जो लोग थे, जैसे आप दवा भी ले रही थी, उसके साथ दुआ का भी सहारा ले रही थी, तो कुछ लोग भी थे जिन्होंने आपकी मदद की? कितना इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स भी आपके दुख दर्द में शामिल हो? जी हाँ, ऐसा तो शमी जी, मेरा परिवार कोई मेरे साथ नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था। मैं बहुत अकेली थी। मेरी 2 सहेलियां थी और वही मेरी ताकत थी उस समय, और उन्होंने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरे जो चर्च के, मेरे गिरजाघर के जो लोग थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया, काउंसलिंग किया। और
मेरी जो जब मैंने शादी की पहली उस समय मैं सिंगल थी। शादी के बाद अच्छा अच्छा, मैं तो जिस शादी भी आपने, चलो जी हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस की, आपकी ज़िंदगी जो है और जो मेंटल स्टेटस है वो सुधरता गया एंड जी आपने सहायता ली, दैट्स ग्रेट। जी हाँ, वो शादी के बाद तो जब मैंने शादी की तब तक तो मैं एकदम बिल्कुल ठीक हो चुकी अच्छा, थी। हाँ जी। तो अब तो मेरे पास एक बच्चा भी है, मैं नौकरी करती हूँ। डिप्रेशन कभी लौट कर मेरी जिंदगी में आई ही नहीं। वंडरफुल। जी आपने अपने आप को इस तरह से संभाला भी होगा ना, बिकॉज जी इट्स, अपना ख्याल रखना भी बहुत जी ज़रूरी हाँ, है। खुश रखना जरूरी है। क्योंकि ऐसा है कि डिप्रेशन एक ऐसी, जैसे कोई भी बीमारी है, हमें मदद लेने की जरूरत है। हम्म, अगर हम मदद नहीं लेंगे और हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे कि हम नहीं जाना चाहते सेंट जॉर्ज, वो बुरी जगह है, पागलों की जगह है, हम्म, तो हम उसी में रह जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि लेकिन लोगों ने इस तरह से उस जगह का नाम दे दिया, एक जी हाँ स्टिग्मेटाइज हो गया एक तरह जी से कि हाँ सेंट जार्ज में तो पागल ही रहते हैं, उस जी तरह हाँ से बोलते हैं। हाँ बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी हैप्पी एंडिंग है और इससे काफ़ी लोग प्रेरणा ले सकते हैं, और आपको भी हम दाद देंगे कि आपने इतना बोल्ड कदम उठाया कि हमारे इस आईना कार्यक्रम में आपने रिंग करके लोगों को इतना प्रोत्साहित किया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ आईना में है डॉक्टर रायना और कैथरीन वर्मा जी, आप दोनों का हम स्वागत करते हैं आईना के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम बातें करेंगे, भी अजय जी से बातें हुई, फिर संजेशनी से बातें हुई, फिर हमारी एक कॉलर थी जिन्होंने बताया कि मेंटल इलनेस की वजह से वे डिप्रेशन में चले गए थे और क्या क्या हरकतें करते थे। तो इसमें जो परिवार के लोग होते हैं वो भी काफ़ी सफ़ा करते हैं जब पता चलता है कि किसी को ये बीमारी है। जी हाँ, परिवार के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़ा करते हैं, क्योंकि उनका पहला चीज़ तो ये है शमी जी, वो समझते नहीं है कि क्या हुआ है, क्या करना है, और जैसे कहाँ पर जाना है, क्योंकि ये सब उनको दबा देता है। एंड हम्म। डॉक्टर रायना, जो परिवार के लोग जैसे सफ़ा करते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसे केसेस में अगर जो परिवार में है कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, फैमिली सपोर्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? मेरे ख्याल से तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर्स, नर्सेज, ये जो हम करते हैं, काउंसलर्स, ये सब फ्यू आवर्स अ डे के लिए है। घर पे जाकर ये पर्सन जो भी है अपने फैमिली के साथ रहता है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि फैमिली को पहले ही दिन से, जब से पेशेंट आपके पास आए, पहले ही दिन से फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए। फैमिली को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से मदद की जा सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि फैमिली सपोर्ट अगर एडिक्वेट नहीं है तो उसकी वजह है कि फैमिली अंडरस्टैंड ही नहीं करती है। तो फैमिली अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट दे सकती है। हमारे हिंदुस्तानी समाज में क्या देखा है आप लोगों ने, जबकि आप एक डॉक्टर हैं और आप काउंसलर हैं, क्या फैमिली सपोर्ट होता है या फिर लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर उनके साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता है? एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं जब आप इन लोगों से बात करते हैं, तो क्या सामने आता है? जी हाँ, स्टिग्मा जो वर्ड है वो उसके डर से तो जो फैमिली सपोर्ट है बहुत देर से आता है। हालांकि जो एक व्यक्ति का जो हालात है वो एकदम ख़राब हो जाता है, और क्योंकि जैसे वो पागल खाना सोचते हैं और वो बात नहीं करते हैं किसी से, तो उनका जो समय है बहुत ज़्यादा लगता है कि वे जाए और मदद को ले। स्ट्रेसफुल भी लगता है उनको, और आई थिंक द फैमिली, जैसे आपने कहा कि वे भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन से जाते हैं। जल्दी से एक और एक ब्रेक लेते हैं आईना में, फिर डॉक्टर रायना और कैथरीन जी आपसे पूछेंगे कि मेंटल इंस्टेबिलिटी के साइंस क्या है, डिप्रेशन क्या है, कैसे किसी को पता चले कि उनकी दिमागी हालत जो है वो ख़राब हो रही है, क्या क्या साइंस है और क्या करना चाहिए। आईना का ये कार्यक्रम है और मेंटल हेल्थ को लेकर हम बातें कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे टेलीफोन लाइन पर हैं रोशनी जी और फिर डॉक्टर रायना और कैथरीन जी हैं, उनसे बातें होंगी। रोशनी जी आपका स्वागत है, नमस्ते। नमस्ते, और सभी सुनने वालों के नमस्ते। आपने तमगुआ से कॉल किया है ना? तमगुआ से। अच्छा जी, हाँ, क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छा, अभी टॉपिक है मेंटल हेल्थ, और हम देखते हैं तनाव के कारण स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर किलर्स, एंड एज अ रिजल्ट डिप्रेशन आल्सो हैपेंस. So everybody wants to be happy, but nowhere at all in the home या स्कूल पर या घर पर हमें कभी सिखाया नहीं गया है कि हम अपना इमोशंस कैसे हैंडल करें. And emotionally, when we get upset, and challenges always come. So I'm a member of the Art of Living family,
and we have a program whereby through the breath, effortlessly, जी we learn to relax. मतलब कि सांस सिखाते हैं कि कैसे सांस ले, अगर जो कोई आपको कैसे सांस तो सब लेते हैं, जी मैं इसमें एक टेक्निक है whereby people can relax more and more and achieve a state where they can handle their problems more easily. अच्छा, तो आपको अगर जो कोई संपर्क करना चाहे कहाँ जा सकता है, इन केस दे में भी सम पीपल जो डेफिनेटली मैं देना चाहूंगी, जी मैं अपना फोन नंबर दे दें, हाँ वो जी रिंग करके हमें बात हाँ कर जी हाँ सकते जी हैं. माय होम नंबर इज जी 33233979 and my mobile is 94541994. अच्छा, थैंक यू वेरी मच रोशनी जी कार्यक्रम में आने के लिए, और डॉक्टर रायना साथ में कैथरीन वर्मा जी हैं। तो आप हमें बताएं दोनों साथ में कि जो मेंटल इंस्टेबिलिटी है, साइंस क्या, कैसे पता चले कि किसी को कोई दिमागी इम्बैलेंस है? पहला साइन तो पर्सन के लिए कोई भी चीज़ हो सकता है। काफ़ी ज़्यादातर पीपल कहते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती है, या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं। फिर कहते हैं कि खुद की काम में ध्यान नहीं लगता, ठीक है, तो जो उनकी लेवल ऑफ फंक्शनिंग होती है जिसे हम कहते हैं, वो डिटेरियोरेट होता है। तो काम पर, घर पर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स विद फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों के साथ, ये सब अफेक्ट होता है। कुछ लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इससे पहले अजय ने मेंशन किया था कि उसका कंसंट्रेशन, एनर्जी, ये सब डिमिनिश हो गया था, या तो ये सब किसी चीज़ इनमें से कैन बी जस्ट इवन वन और ऑल ऑफ देम। कैथरीन जी, आप एक काउंसलर हैं, मैरिज काउंसलर हैं, गाइडेंस काउंसलर हैं, तो आपने देखा है कि मैरिज में काफ़ी डिप्रेशन होता है, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के भी यही सिमिलर साइंस होते हैं? जी हाँ, क्योंकि शायद ये है, डॉक्टर रायना अच्छी तरह से जानती है कि स्टेजेस रहता है, लेकिन ऑन द होल जो स्ट्रेस वर्ड है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेस वर्ड एक मैरिज रिलेशनशिप में अगर गाइडेंस काउंसलिंग होता है तो एक स्पाउस जो है वो बोलता है स्ट्रेस ज़्यादा लगता है, मेरा वाइफ के स्ट्रेस हो गए हैं, वो समझता नहीं उसका लेवल कहाँ तक पहुँचे हैं, वे शायद इस डिप्रेशन स्टेज पे पहुँच गए हैं। सो नॉलेज नहीं रहता, लेकिन वो वर्ड जो है वो आता है, और चेंजेस जैसे ने डॉक्टर कही कि जो फंक्शनिंग जो है और वे भुला जाते हैं, या सबसे वे सिवियर, जैसे आपने कहा कि स्टेजेस होता है डिप्रेशन का, हाँ। तो सबसे सिवियर स्टेज क्या होता है? किसी को अगर हम कहते हैं कि सीवियर डिप्रेशन है, तो सीवियर डिप्रेशन का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स रहता है। तो हम लोग कहते हैं जो डिप्रेस्ड मूड है, डिप्रेस्ड मूड ज़्यादातर दिन भर में, ज़्यादा दिनों तक और 2 वीक्स तक, ये हमारी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है। वो कहते हैं फिर कि इंटरेस्ट नहीं आता किसी भी चीज़ में, उनका स्लीप, एपेटाइट, कंसंट्रेशन, एनर्जी लेवल्स, ये सब डिमिनिश रहता है। कभी कभी एपेटाइट ज़्यादा हो जाता है और स्लीप भी ज़्यादा हो जाता है। फिर सुसाइडल आइडिएशंस आने लगते हैं। फिर उनकी ये जो होपलेसनेस है, गिल्ट फीलिंग्स है, वर्थलेसनेस है, ये मतलब सब वो आते सोचने रहते लगते हैं कि हम बेकार हैं, जी, हम कुछ लायक के नहीं हैं। अच्छा, एक यहाँ पर जब ये बात उठी तो मैंने देखा हमारी हिंदुस्तानी समाज में, हम इसी में पले बड़े, हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं ना, तो जो हम अपने मुंह से कहकर एक दूसरे को बुलाते हैं, कभी कभी बच्चों को, छोटे, अरे तुम तो बेकार लड़का है, तुम एकदम पगला है, तुम कोई काम के लायक है ये नहीं है, तुम्हारा दिमाग अच्छा है ये नहीं है, ये आदमी बेकार है, कुछ काम नहीं करी, तो इन वर्ड्स का भी काफ़ी ये माइंड में प्ले करता है। ये बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रैक्टिस में बच्चे आते हैं और जो कहते हैं कि सबसे कम उम्र का बच्चा जो आया था एक टाइम किसी तरह के इंजेक्शन लेकर, वो 12 साल का था, तो उसके किसी परिवार वाले ने ही कहा था कि जाओ जाकर मर जाओ। अरे बाप रे। तो उस तरह का इफ़ेक्ट उसके दिमाग में था और उसने वही किया ना, वही उसने जाकर डेटॉल ही पी लिया, क्योंकि किसी ने कहा कि जाओ जाके, गुस्सा में हम लोग कह देते हैं कि कुछ कि हिंदुस्तानी काफ़ी मूवी का भी असर होता है, और कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम, मैं चाहत नहीं रहा कि तुम पैदा हो से पहले काहे नहीं मर गया। कैथरीन, जब आप इस तरह की काउंसलिंग करती हैं तो क्या ये बात भी सामने आती है कि किसी ने कहा कि गो एंड किल योरसेल्फ, कि जाके मर जाओ, मर जाए तो अच्छा होता है? ये बात तो आती है, और खासकर जो पति है पत्नी से कहता है, या पत्नी अपना पति से कहता है कि तुम बेकार हैं, क्यों मैंने तुमसे शादी किया है, तुम ये काम नहीं जानता है। हालांकि 5 साल के बीच में जो है एक दूसरे को समझते हैं, एक पति पत्नी जो है,
और वो चेंजेस आता है, लेकिन वो समय नहीं देना चाहता है लोग एक दूसरे को। सो इसीलिए कहते हैं तुम बेकार है, तुम कुछ नहीं जानता है, समय को नहीं देते। लेकिन वो जो शब्द बोलता है, और फिर बच्चे को भी, अगर बड़े लोग एक दूसरे को बोलते हैं तो बच्चे सुनते हैं और कहता है कि ये तुम्हारा बेटा है या तुम्हारा बेटी, अपना बेटा को समझाओ, अपना बेटा को देखभाल करो। तो वो तो वर्ड से मतलब उसका कि असर जाता शादीशुदा है, में जो ये सब होता है ये बच्चों होता का है। उस पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से इंसान जो अपना मेंटल इंस्टेबिलिटी खोने लगता है, जी और हाँ। उसकी वजह से मेंटल इलनेस, ये जो है, ये सब केसेस जो है वो सामने आता है। अच्छा ये बताओ कि फिजी में कितना मेंटल इलनेस, ये जो बीमारी है, ये कितना डायग्नोज किया गया, कितने लोग आते हैं सामने? मेरे ख्याल से शम्मी ये अंडर रिपोर्टेड है। हमारे पास अभी तक कोई तरह का स्टैटिस्टिक्स नहीं है मिनिस्ट्री के पास जिसके जो एक जेन्युइन आउटलुक देता है कि कितने तरह के केसेस है, कौन से केसेस है और कितने मेंटल इलनेसेस हैं। जी। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि लोग सामने ही नहीं आते ना, कि अगर कोई बीमारी हो तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, या तो फिर दे डोंट सीक हेल्प, मदद नहीं लेते, या फिर मदद नहीं शर्माते हैं लेते। मदद लेने से। जी। एक और एक ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद इसी में बात करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ आवाज़ें सुनने को मिलती है तो दवा ज़रूरी है या दुआ ही करनी चाहिए, सुसाइडल रेट्स फीजी में कितना है, इन सब बहुत ज़रूरी बातों को हम बात करेंगे। हमारा मुख्य जो एम जो है इस आईना में इस टॉपिक को लाने का है कि हमें इन सब चीज़ों से उबर कर बाहर आना है और मदद लेनी है। तो जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। आईना में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चे जो हैं वो माँ बाप के दुलारे होते हैं, इन्हें कुछ हो जाए तो बहुत दुख होता है माता पिता को, लेकिन कभी कभी बच्चों का जो दिमागी हालत है वो उसमें क्या चल रहा है पेरेंट्स को पता नहीं चलता। यहाँ तक कि बड़ों के दिमाग में क्या चलता है वो किसी को नहीं पता चलता है, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इससे पहले हम लोग बातें कर रहे थे कि कैसे कोई ये सोचने लगता है कि चलो हम अपने आप को ख़त्म कर ले, तो कैसे पता चले। बड़ों में तो हमने बातें की डिप्रेशन है, बच्चों में कैसे पता चले कि वे इस मुसीबत को झेल रहे हैं। शायद स्कूल में कुछ डिप्रेशन हो जाए, घर परिवार में, वो क्या करेंगे जिससे हम माता पिता पेरेंट्स को ये जानना चाहिए जस्ट टू कीप एन आई कि बच्चों का बिहेवियर कैसा है, विच इज़ एक्चुअली डिप्रेशन। कैथरीन जी। जी हाँ, बच्चों जो है मैंने देखिए जो फैमिली गाइडेंस काउंसलिंग के केसेस के द्वारा कि बच्चे जो है विड्रॉ करते हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो पार्ट नहीं लेना चाहते हैं और बहुत कम फ्रेंड्स को रखते हैं। और क्योंकि माता पिता इन दिनों में बहुत बिजी रहता है, लोग काम करते हैं और उनके पास समय नहीं रहता है कि बच्चों के विषय में कुछ पूछे, तो वे उन लोगों को टीवी देखना दे देते हैं समय। लेकिन ये वे जानना नहीं चाहते हैं कि क्यों वो क्वाइट है या क्यों वो इनएक्टिव है, और वो छोड़ देते हैं। मतलब कि माँ बाप को ये जानकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चा स्कूल से आया, चलो अपने रूम में बंद हो गया, अपना समय अच्छी तरह से बिता रहे, मेरा बच्चा या मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत डिस्टर्ब नहीं करती है, लेकिन हम जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या होता है। बिल्कुल। क्या एक ये भी साइन है अगर जो बच्चे ज़्यादा समय अपने कमरे में ही बिताए, इज इट अ साइन ऑफ डिप्रेशन टू? बच्चों में तो ये अडल्ट्स के लिए तो बहुत ही इजी मैं कह सकती हूँ कि डिप्रेशन डायग्नोज करना, क्योंकि वो बता सकते हैं। बच्चों में इट्स नॉट नेसेसरली कि वो सब टाइम आइसोलेटिव ही रहेंगे। कभी कभार हम देखते हैं कि डिप्रेशन विल कम आउट एज बीइंग वेरी नॉटी, तो एक्सेसिव गेटिंग डिस्टर्ब्ड एट स्कूल, डिसरप्टिव बिहेवियर। अच्छा। और कभी कभी वो एक्ट आउट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीनेज लाइफ ऐसी टाइम है वेयर बाय बच्चा कंफ्यूज रहेगा कि मेरा रोल क्या है ना, मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, मुझे क्या एक्सपेक्टेड है करना, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो कंफ्यूजन में। और अगर ये सब पायल होगा, स्ट्रेसेस और आएंगे, पढ़ाई की, फ्रेंड्स की, कभी कभार बुलिंग बहुत ज़्यादा, इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट इस इशू में। तो दे कैन बी एक्टिंग आउट, दे कैन बी आइसोलेटिव, इट्स ईदर वे। तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नोटिस करें कि क्या चेंजेस हो रहा है उनके बच्चे में। इट डजंट मीन कि वो बहुत ज़्यादा एक्ट आउट करते तो वो बदमाश है, शरारती बच्चे हैं। इट्स मे बी अ क्राई फॉर हेल्प। जी। और उनके वजह से उनके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है वो बच्चा खुद बता सकता है, बट उसके लिए हमें बच्चे के साथ बैठकर उसकी लेवल पर आकर
उनसे उससे बातचीत करना बातें ज़रूरी है। करना ज़रूरी कैथरीन है। जी, आप काफ़ी मैरिज काउंसलिंग में जाती हैं, काफ़ी लोगों को काउंसिल करती हैं। क्या इस दौरान आप क्या सोचती हैं कि ज़्यादातर परिवार वाले अपने बच्चों के साथ समय निकालते हैं? इन दिनों में शमी हम ये देखते हैं कि समय बच्चे के लिए नहीं रहता है, और सबसे इजी काम करना है, सबसे इजी वे आउट है वो बच्चों को टीवी के आगे बैठाते हैं या वे कार्टून्स वगैरह देखते हैं, और जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है उतना ही बच्चों को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। अच्छा। और हम देखते हैं कि सब जगह पर टॉक अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन हाँ। डॉक्टर। सो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है बहुत कम है, लोग अपना घर में वो उनको समझना जानना ज़रूरी है कि किस तरह से चाइल्ड को आप अपना घर से ही जो हाँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन है उन्हें बच्चों छोड़ के के साथ आप आपको समय करना बिताएं। अगर जो चाहिए। टीनेजर्स हैं तो ज़रूर, मेरी भी एक टीनेज बेटी हैं, तो मैं उनके साथ महीने में एक बार मदर एंड डॉटर चलो आज ब्रेकफास्ट करते हैं, तो मैं उनसे बहुत कुछ पूछती तब कैसे चल रहा है, तुम्हारे दोस्त कौन कौन से हैं, तो वो फ्रेंडशिप बिल्ड करना पड़ता है। एक और बहुत ज़रूरी बात है, कैसे पता चले कि कोई सुसाइड प्लान कर रहा है और क्या करना चाहिए उस समय, अगर जो कोई कैसे कैसे पता चले? कभी कभी कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके विषय में जानना ज़रूरी है कि जो साइंस है, जो ग्रीन लाइट है या रेड लाइट है, क्या उसका जो बिहेवियर है, बिहेवियर पैटर्न्स जो है, और सो उसके विषय में जानना ज़रूरी है। अच्छा, मान लो कि कोई कोई मुझसे कहता है या किसी से आकर कहता है कि हमें नहीं दिल करे अब जियो, हमें मन करे कि हम अपन जान ले ली, तो क्या कुछ ये साइन होता है? क्या करना चाहिए अगर जो कोई मुझसे ये कहता है? मैं किसी को सुनती हूँ, किसी दोस्त को, किसी को, व्हाट शुड आई डू इमीडिएटली अगर जो कोई मुझसे ये कहे कि अब मुझे जीने की बिल्कुल तमन्ना नहीं है? पहली चीज़ तो ये है कि उसको अकेला ही मत छोड़े। हम्म। अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे अब जीने की उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, तो उसके साथ ही बैठे, फिर सीक द रेलेवेंट हेल्प। मतलब कि वी शुडंट टेक इट लाइटली। बिल्कुल नहीं। हम लोग बोलते हैं कि कोई बोलता है हम मर जाएगा, तो हम लोग नज़रअंदाज कर देते, बट दिस इज सीरियस, राइट? इट इज़ वेरी सीरियस, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि वो पर्सन कितना इंटेंट वाइज, कितना स्ट्रॉन्ग उसका इंटेंट है, कि वो सुसाइडल है कि नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी ने अगर आपसे कहा कि देयर सुसाइडल, स्टे विद देम, आस्क फॉर हेल्प। अच्छा, और हमारे हिंदुस्तानी समाज में अगर जो हम रिपोर्ट्स देखें तो ज़्यादातर हिंदुस्तानी लोगों में ये जो सुसाइड के जो अटेम्प्ट केसेस हैं वो ज़्यादा पता मिलता है, जिन लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। इस सप्ताह भर फीजी में लगभग 13,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो फीजी एटोल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन करेंगे इस सप्ताह में। दे आर सिटिंग फॉर एग्जाम्स। तो पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर कि अच्छे मार्क्स लाना है, फेल बिल्कुल मत होना है, इन सब की वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। आप दोनों पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे अभी? जो पेरेंट्स हैं, जी हाँ, मुझे एक वर्ड याद आती है इस समय, जो कंपटीशन है। कंपेटिटिव पेरेंट्स भी रहता है, एक स्टेटस उनका रहता है, एक स्टैंडिंग रहता है, तो वे कंपेयर करते हैं और वे चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो एक लेवल तक आए और जल्द से आए। अगर कुछ फेलियर आता है बीच में, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। सो ऐसी सोसाइटी में अभी हम रहते हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है और एजुकेशन है, तो तरह तरह के एरिया में जो पेरेंट्स हैं उनका एक्सपेक्टेशंस हाई है बच्चों से बहुत ज़्यादा है कि yes, अभी एग्जाम चल रहा है। मैं जी जानती हूँ बच्चे सोच रहे हैं कि माँ बाप ने बताया होगा कि एकदम अच्छा से पढ़े के है, राइट, 100% मार्क लेके आए कि बट डोंट फेल। तो बच्चे इस डर से वो एक तो डर से अपना शायद एग्जाम पेपर अच्छी तरह से नहीं कर पाते होंगे, और फिर उन्हें ये डर रहता है कि एग्जाम रिजल्ट्स जब आएगा तब क्या होगा। क्या इस तरह के केसेस भी सामने आते हैं काफ़ी? बिल्कुल, एग्ज़ाम्स ऐसा टाइम है, आई रिमेंबर माय टाइम, कितनी बड़ी कन्फ्यूजन होती है, यू आर सो नर्वस, और उसके ऊपर अगर इफ़ अ पेरेंट टेल्स यू कि ये एक्सपेक्टेशंस है, तो ऑब्वियसली बच्चे के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। हाँ। तो इस वक्त पेरेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से उनको समझाना पड़ेगा बच्चों को कि आपने स्टडी किया है, आप कोई भी मार्क लाओगे, वी आर हैप्पी विद इट, एज लॉन्ग एज आप जानते हो कि दिस इज़ द बेस्ट यू कुड डू। जी हाँ, एक आपके बच्चे की जो ज़िंदगी है, जो वो जान है,
वो 100% मार्क से भी कीमती है। बिल्कुल ये ऐसा ना हो कि आप उन पर इतना प्रेशर डालें कि अपने आँखों के तारे को ज़िंदगी भर के लिए आप खो दें, फिर कहीं ढूंढो तो नहीं मिलेंगे। एक गाना है ना, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, उनके कदमों के निशा भी नहीं है। तो उस बच्चे को फिर आप रिपीट भी करवा सकते, क्योंकि सभी बच्चे की जो जो मेंटल जो मतलब कि जो पढ़ाई लिखाई का जो स्ट्रेंथ होता है वो सबका एक तरह का नहीं होता है ना। बिल्कुल एक और एक ब्रेक लेते हैं बहुत जल्दी से, फिर इसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो लोग दिमागी हालत से गुजर रहे हैं, जिन्हें कई आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो थोड़ा ऐसी हरकत करते हैं जिससे आप परेशान हो जाते हैं, क्या उनके लिए दवा ज़रूरी है या दुआ ज़रूरी है? एक ब्रेक के बाद। आईना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा आखिरी सेगमेंट है, हमारे साथ हैं डॉक्टर वाइना और कैथरीन वर्मा जी जो काउंसलर हैं। तो मेंटल इंस्टेबिलिटी या डिप्रेशन को लेकर हमारे समाज में लोगों को बहुत कम जानकारी है, और आप लोग अच्छा करते हैं। डॉक्टर वाइना आप हैं और कैथरीन जी आप भी लाइफ लाइन में हैं, लोगों को मदद करती रहती हैं, लेकिन लोगों में जो जानकारी है वो गलत विचार है, इसीलिए ज़्यादातर लोग झाड़ फूंक का सहारा लेने लगते हैं। किसी को कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे अभी एक कॉलर ने कहा था कि उन्हें तरह तरह की आवाज़ सुनाई देती, बट शी वॉज़ वेरी वाइज उस समय भी कि उन्होंने डॉक्टर्स की सलाह ली। तो लोगों के कानों में जब ऐसा ऐसा गुस्सा करने लगता है तो कहते भूत प्रेत आया है, और फिर लोग झाड़ फूंक में चले जाते हैं। क्या ये सही है? शमी, एक बात हमारे समाज में है कि मेंटल इलनेस को इतनी बुरी नज़र से देखा जाता है कि इट्स बेटर कि कोई भूत प्रेत का मामला हो तो वो ठीक हो जाएगा, बट मेंटल इलनेस वो लास्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर वो सब चीज़ कर ले और पर्सन फिर भी बीमार हो, तब ही वो डॉक्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल की बीमारी है। बट दिस इज़ आफ्टर वो बीमारी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाती है कि थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है मैनेज करने के लिए। और जब लोग झाड़ फूंक के लिए जाते हैं जैसे विच डॉक्टर्स के पास जगह जगह पर, तो वहाँ पर काफ़ी पैसा भी उनका खर्च होता है, और उनको एक तरह से गुमराह भी किया जाता है, ये लेकर आओ वो लेकर हम ठीक करते हैं। तो ये जो झाड़ फूंक की बात हुई, लेकिन दवा भी ज़रूरी है और दुआ भी ज़रूरी है, कैथरीन जी? जी हाँ, हमने ऐसे सिचुएशंस पे आया है फैमिली गाइडेंस काउंसलिंग के द्वारा कि जो मेंटल इंस्टेबिलिटी जिसको रहता है वे सिर्फ चाहते हैं कि किसी को दिखाए, और किसी को दिखाता है, एक को दिखाता है, दूसरा जन के पास जाता है, या वे सिर्फ प्रार्थना करते हैं और दवा के विषय में वो नहीं सोचते हैं। सो और जो जो फेथ लीडर्स है, रिलीजियस लीडर्स है, उनको जानना ज़रूरी है, कुछ उनको नॉलेज रहना ज़रूरी है कि क्या इनके मेडिकेशन की ज़रूरत है। हाँ, प्रार्थना करे, दुआ करे, और लेकिन जो वो नॉलेज रहना ज़रूरी है कि तुम्हें मेडिकेशन लेना ज़रूरी है। और क्योंकि जो पैसा बनाने वाले लोग पैसा बनाते हैं, और बहुत देर से, जैसे डॉक्टर ने कही कि बहुत देर से वो व्यक्ति जाता है जब उसका हालात जो है एकदम ख़राब हो जाता तब है। जाते हैं। तो मतलब कि अगर जो कोई चर्च में कोई जाए या गिरजा में, मतलब कि मॉस्क में जाए या फिर पंडित जी के पास जाए, तो दुआ भी करे, लेकिन उनको ये भी गाइडेंस देना है कि दवा बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर रायना जी ये बताइए कि क्या इसका इलाज जो है, जो मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन, इसका इलाज दवा से हो जाता है? कभी कभार नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सिर्फ दवा ही काम नहीं करती। ये हम कहते हैं साइको सोशल रिहैबिलिटेशन। ये होलिस्टिकली एक पर्सन को देखा जाता है, क्योंकि दवा सभी टाइम वर्क नहीं करती। इस पर्सन को बैक टू देयर लेवल ऑफ फंक्शनिंग लाने के लिए इट हैज़ टू बी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड एज वेल। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ जो बेटर है वो यूज़ करते हैं, बैक इनटू द वर्क फोर्स, एक डिफरेंट गोल सेटिंग्स है, ये सब इन टर्म्स ऑफ रिहैबिलिटेशन ये हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने कहा कि नौकरी पर, तो जो लोग अभी मालिक जो भी सुन रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वे अपने काम पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि लोग नौकरी पर जाने की कोशिश करें। कैथरीन जी? जी हाँ, जिसे आपने कही अदर फैक्टर्स, डॉक्टर ने कही, जो अदर फैक्टर्स में मैं अपने आप को रखती हूँ वहाँ पर, क्योंकि उनको जो टू ओपन अप एंड शेयर, और जो लिसना है, जो सुनता है, वो उसके जो इंटरेस्ट लेता है एज अ हेल्पर, और उसके जो हालात है उसमें जाता है, उसकी स्टोरी सुनता है, उसको उस समय मदद करता है, क्योंकि इमोशनली वो पर्सन
इमोशनल इंस्टेबिलिटीज़ में जैसे वो रहता है, सो जो गाइडेंस काउंसलिंग है, जो मैरिज गाइडेंस काउंसलिंग है, मैं उस पर बिलीव करती हूँ, जो स्टीरियोटाइप नहीं रहता है या मैकेनिकल नहीं, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप और मैकेनिकल उनको सिर्फ वो एक्यूट स्टेट में लाता है और वो साइकिल चलता रहता है। तो कम्युनिटी और फैमिली, अगर फैमिली सपोर्ट और कम्युनिटी देखे तो उसमें कंपैशनेट होना ज़रूरी है। तुम्हारा दिल जो है, जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सब एक व्यक्ति को जो वो फैक्टर्स जो है उसको सहायता देता मतलब है। कि अगर जो पता चले जो मेंटल स्ट्रेस है, इसको या डिप्रेशन को कम किया जा सकता है अगर जो हम एक दूसरे का ख्याल करने लगे, एक दूसरे को प्यार देने लगे, परिवार में जो है वो पीसफुल। हर इंसान जो है वो इन मुसीबतों को झेलता है, लेकिन उससे उबर कर आना और सीखना ज़रूरी है। डॉक्टर जी मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि हाँ दवा भी इसका क्योर करता है, दुआ भी है, जो एनवायरनमेंट होते हैं, रिहेबिलिटेशन के बारे में आपने कहा है, तो फिजी में जो केसेस हैं जिन्हें दवा की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकेशन यहाँ पर अफोर्डेबल है? जी अफोर्डेबल है, हर फार्मेसी में अवेलेबल रहता है, कभी कभार आउट ऑफ स्टॉक चल देता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये दवा जो है दे आर अवेलेबल। मतलब कि हॉस्पिटल्स में इक्विप्ड हैं ये सब दवा वगैरह जो है। आमतौर पर लोग काफ़ी एम्बेरस्ड फील करते हैं कि अगर जो डिप्रेशन है कोई आए तो अच्छा तुम्हें डिप्रेशन है तो तुमको जाना चाहिए, सेंट चार्ल्स जाना चाहिए, या वहाँ पर से जाकर तुमको अपना इलाज करवाना चाहिए, लोग इस तरह से पूछे, लेकिन लोग बहुत शर्माते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अगर जो इसी शर्म में रहें तो ये क्या केस काफ़ी इग्नोर करें तो ये काफ़ी सीवियर हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा अगर आप इग्नोर करते चले जाएंगे और वो स्ट्रेसर आपकी ज़िंदगी में ही रहेगा तो इट टेंड्स टू गेट वर्स। और अभी तो हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में ये स्ट्रेस वार्ड्स भी ओपन हो गया है, तो कहीं पर भी जा सकते हैं लोग। तो हमने देखा है कि अभी तक सेंट चार्ल्स जो हॉस्पिटल है उसके साथ में इतना ज़्यादा स्टिग्मा एसोसिएटेड है। अगर आप किसी को देख ले कि गेट पर भी खड़ा है, या तो हम लोग अगर किसी कैब ड्राइवर के पास जाते हैं और कहते हैं भैया मैं सेंट चार्ल्स लेकर जाओ, तो आपको दूसरी टाइम देखेगा। और यहाँ तक कि लोगों से मैं खुद अगर जो मैं जाकर उतरूंगी तो शायद जो लोग एक दूसरे को जानते अरे वो पागल खाने में गई थी, ये स्टिग्मा अभी जो लोगों के दिमाग में हुआ हम लोगों के दिमाग से एकदम निकालना चाहते हैं। ये बुरी बात है मेरे ख्याल से। इस हम लोग पढ़े लिखे जनरेशन के लोग हैं, तो अभी आप लोग क्या प्रोग्राम करें ताकि ये दिमाग एक तो ये आईना का कार्यक्रम है जिसमें लोगों से हम नम्र निवेदन करते हैं कि उस रेजर्वो रोड का नाम भी ले लिया जी तो लोग कहते हैं कि पागल खाना जी है ना। तो इन टर्म्स ऑफ ये स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा तरह की चीज़ें करते हैं हम लोग। ये जो अभी कहा जाता है ना कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस है, मेंटल हेल्थ भी उसी में आता है। मतलब कि जैसे डायबिटीज़ के इलाज के लिए जाते हैं वैसे मेंटल हेल्थ के लिए कहाँ पर जल्दी से बता दें कि अगर जो लोगों को ये सब डिप्रेशन से या साइन से गुजरे उनको कहाँ पर जाना चाहिए फॉर हेल्प? CWM अगर आप सेंट्रल डिवीज़न में है आप वहाँ जा सकते हैं, A&E डिपार्टमेंट, लोटोकर और लंबासा और सेंट चार्ल्स हॉस्पिटल। यहाँ तक कि NGOs जो है लाइफलाइन है, साइकियाट्रिक सर्वाइवर्स एसोसिएशन है, एम्पावर पैसिफिक है, ये सभी जगह जा सकते हैं। और कैथरीन जी भी यहाँ पर है, अगर जो आप नंबर देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं मुझसे तो मुझे आप बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। रायना जी का नंबर है और आपका नंबर है। तो जाते जाते आईना के इस कार्यक्रम में हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कार्यक्रम में आने के लिए, नमस्ते। और जो लोग मेंटल डिप्रेशन से या दिमागी इंस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं उनका मजाक ना बनाएं, हो सके तो उनकी मदद करें, उन्हें सहारा दें और उनकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हैं वो बोलें। तो आईना के इस कार्यक्रम में यहीं पर विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले सप्ताह। नमस्ते।